टेलीफोन की घंटी लगातार बजती जा रही थी, लेकिन इससे बेखबर अभय पर क्रिकेट संबंधी न्यूज़ सुनने में कोई असर नहीं हो रहा था। तब मैं बच्चों का टिफ़िन पैक करती हुई उन पर चिल्ला पड़ी, अरे सुनो जी, ज़रा फ़ोन तो अटेंड कीजिए, मैं फ्री नहीं हूँ। ये न्यूज़ तो दिन में ना जाने कितनी बार दोहराए जाएंगे। अभय चौंकते हुए उठे और अपनी स्टाइल में फ़ोन रिसीव किया। हेलो, अभय स्पीकिंग। स्कूल जाते रिया और आरव को छोड़ने में बाहर की ओर चल पड़ी। दोनों को बस में बिठाकर लौटी तो देखा कि अभय किसी से बात करने में बिजी थे। मुझे देखते ही बोले, नीरू तुम्हारा फ़ोन है, कोई मिस्टर अरविंद है जो सिर्फ तुमसे बात करने को बेकरार हैं। कहकर उन्होंने फ़ोन मुझे थमा दिया और खुद अपने छूटते न्यूज़ की ओर दौड़ पड़े। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कौन अरविंद है जिसे मैं जानती हूँ, पर बात तो करनी ही थी, सो बोल पड़ी। हेलो, मैं नीरू बोल रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन मिस्टर बोल रहे हैं? मैं अरविंद, पहचाना मुझे? ज़रा याददाश्त पर जोर डालना पड़ेगा। इतनी जल्दी भुला दिया मुझे? फ़ोन करने वाला जब अपना परिचय न देकर मस्खरी करने लगा और पहेलियाँ बुझाने लगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है। पर आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, इसलिए अपनी आवाज़ पर कंट्रोल करती हुई मैं बोली, माफ़ कीजिएगा, अभी मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ। मेरी प्यारी बहना, अपने नकुल भैया की आवाज़ भी तुम पहचान नहीं पाओगी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। नकुल भैया आप? वाह, तो मुझे उल्लू बनाने के लिए अपना नाम अरविंद बता रहे थे। खुशी से मैं इतनी ज़ोर से चीखी कि अभय घबराकर मेरे पास दौड़ चले आए। क्या हुआ? इतनी ज़ोर से क्यों चीखी? कहीं कॉकरोच दिख गया क्या? मैं इनकार में सिर हिलाती हुई हंस पड़ी, क्योंकि कॉकरोच देखकर भी मैं डर के मारे हमेशा चीख पड़ती हूँ। फिर फ़ोन में माउथपीस हाथ रखकर बोली, ज़रा रुकिए, अभी आकर बताती हूँ। तो अभय लौट गए। हाँ, अब बताइए भैया, इतने दिनों बाद बहन की याद आई। कब आए आप? दुबई से। और बाकी लोग कैसे हैं? मैंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। फिलहाल किसी के बारे में मुझे कोई खबर नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। इसीलिए इंडिया आने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुमसे मिलने मैं कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पूरे 3 दिन तुम्हें परेशान होना पड़ेगा, इसीलिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। बाकी बातें अब तुम्हारे घर पर ही होगी। बाय। इतना कहकर भैया ने फ़ोन काट दिया। नकुल भैया कल सच में हमारे घर आने वाले हैं, सोचकर मैं खुशी से झूम उठी। 8 साल हो गए थे उन्हें देखे। आखिरी बार उन्हें अपनी शादी के समय देखा था। अपने मम्मी पापा की मैं अकेली औलाद थी, पर दोनों चचेरे भाई नकुल और अर्जुन मुझ पर इतना प्यार लुटाते थे कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा कोई अपना सगा भाई या बहन नहीं है। चाचा चाची की तो मैं वैसे भी लाडली थी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम पुणे में रहते थे और चाचा का परिवार मुंबई में। हमारा लगभग हर सप्ताह ही एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता था, इसीलिए ये दूरी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अर्जुन भैया से मेरी उतनी नहीं पटती थी जितनी नकुल भैया से। मेरे प्यारे और चहेते भैया तो नकुल भैया थे। उनके अलावा समंदर का आकर्षण ही जो था, जो प्रत्येक सप्ताह मुझे मुंबई खींच लाता था। उन दिनों मैं फ़िलॉसफ़ी में पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए नकुल भैया की दर्शन शास्त्र की गहरी बातें मुझे अच्छी लगती थी। एक दिन वे कहने लगे, नीरू, अपने भाई की एक बात गांठ बांध लो, गलती स्वीकार करने में ही समझदारी होती है। जीवन कोई कोर्ट नहीं है जहाँ कभी कभी गलत बात को भी तर्क द्वारा सही साबित कर दिया जाता है। मैं उनका मुंह देखती रह गई तो वो आगे बोले, तुम शायद ठीक से मेरी बात समझ नहीं पाई। ठीक है, इस बात को मैं तुम्हें फिल्मी भाषा में समझाता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम आनंद फिल्म का जिक्र कर रही थी। मैंने भी देख रखी है यह फिल्म। इसके एक सीन में जब अमिताभ रमेश देव से पूछता है कि तुमने क्यों उस धनी सेठ को कोई बीमारी ना होते हुए भी झूठ मूठ की महंगी गोलियां देकर एक मोटी रकम झटक ली, तो इस पर रमेश देव कहता है कि अगर ऐसे धनी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मैं पैसे नहीं लूँगा तो गरीब लोगों को मुफ्त का इलाज कैसे करूँगा।
एक नज़र में रमेश देव का यह तर्क सही भी लगता है, परंतु सच्चाई की कसौटी पर परखा जाए तो क्या वह गलत नहीं था? अगर किसी गरीब की वह मदद करना चाहता था तो अपनी ओर से जितनी हो सके करनी चाहिए थी। इसके लिए किसी अमीर को लूटना ना तो सही है और न ही तर्कसंगत। इसलिए ज्ञानी पुरुष गलत बात को सही साबित करने के लिए तर्क नहीं दिया करते, बल्कि उस भूल को सुधारने की कोशिश करते हैं। एक दिन कॉलेज से घर लौटी तो मम्मी एक गुड न्यूज़ के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, सुना तूने? तेरे चाचा जी का फ़ोन आया था कि कल तेरे नकुल भैया की लड़की देखने गुजरात चलना है। नकुल ने कहा है कि उसे हम सबसे ज़्यादा तुझ पर भरोसा है कि तू ही उसके लिए सही लड़की खोज सकती है। मुझे अपने आप पर नाज हो आया कि मेरे भाई को मुझ पर कितना विश्वास है। दूसरे दिन नकुल भैया और अर्जुन भैया के अलावा हम सब गुजरात पहुंच गए। मैं तो बहुत खुश थी। हम सभी को लड़की बहुत पसंद आ गई। हाँ, उसकी उम्र ज़रूर मेरी मम्मी और चाची के विचार से कुछ ज़्यादा थी, पर आजकल 28 साल में भी शादी करना कोई ख़ास बात नहीं होती। फिर उसे देखकर कोई 24-25 से ज़्यादा की नहीं समझ सकता था। हॉल में सबको चाय नाश्ता देने और थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद जब निधि भाभी अंदर जाने लगी तो चाची ने मुझसे कहा कि नीरू, तुम जाकर निधि के साथ बातें करो। यहाँ बड़ों के बीच बैठी बोर हो जाओगी। फिर हमें तो कुछ उससे पूछना है नहीं। मैं भी निधि भाभी के साथ बात करना चाहती थी, इसलिए अंदर चली गई। तभी उनके घर में निधि भाभी के बचपन से काम करने वाली आई मालती ने उन्हें एक टैबलेट खाने को दी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही मालती बोली, शायद घबराहट के कारण बेबी के सिर में दर्द सा होने लगा है। आप तो समझ ही सकती हैं क्योंकि आप भी लड़की हैं। इस पर मैं बोली, मैं समझ सकती हूँ, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम सबको निधि भाभी पहले ही पसंद आ चुकी है। निधि भाभी ने तब तल्ख स्वर में कहा था, मुझे पसंद तो सभी करते हैं, पर विवाह कोई नहीं। पर हम तो आज सगाई भी करके जाने वाले हैं। मुझे लगा कि पहले कोई रिश्ता नहीं हो पाया होगा, इसलिए निधि भाभी ऐसे बोल रही हैं। फिर सगाई करके ही लौटे थे। इसके 10-12 दिन बाद नकुल भैया के पास एक गुमनाम फ़ोन आया कि जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हैं वह एक गिरे हुए कैरेक्टर की लड़की है। अपने स्वभाव के मुताबिक सुनी सुनाई बात पर यकीन न करते हुए भैया ने फ़ोन करने वाले से सख्त लहजे में कहा था कि आपको इस विषय में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके कैरेक्टर के बारे में मुझे सब पता है। करीब 1 महीने के बाद ही धूमधाम से हम सब निधि भाभी को दुल्हन बनाकर घर ले आए। उनके साथ दहेज में मालती भी आई थी। हमारे घर वालों ने सोचा कि ससुराल में निधि भाभी को ज़्यादा परेशानी ना हो, इस वजह से उनके मायके वालों ने उसे साथ भेजा है। नकुल भैया सुंदर दुल्हन पाकर बहुत खुश थे। दुल्हन पसंद करने के एवज में मैंने उनसे लॉकेट समेत सोने की खूबसूरत एक चैन और कानों की टॉप्स मांगी थी, जो शादी के दिन उन्होंने मुझे दे दी थी। अगले दिन जब मैं फूलों का गजरा देने निधि भाभी के कमरे की ओर जा रही थी तो मैंने अर्जुन भैया को छिपकर निधि भाभी के कमरे में झांकते हुए देखा। मैंने उत्सुकतावश घूमकर दूसरी ओर की खिड़की से कमरे के अंदर देखा तो मैं हैरान रह गई। भाभी सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहने घुटने मोड़कर पलंग पर बैठी थी, जिसकी वजह से उनके गोरे गोरे घुटने तक पैर दिख रहे थे। उनके गीले ब्लाउज से टपकते हुए पानी से पीछे का ब्लाउज भी गीला हो रहा था। अचानक सधे कदमों से जाकर मैंने पीछे से अर्जुन भैया की पीठ थपथपा दी और अनजान सी बनती हुई बोली, भैया तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बाहर चाचा जी तुम्हें बुला रहे हैं। अर्जुन भैया पूरी तरह शर्मिंदा हो गए। बोले, वो मैं नकुल भैया को ढूंढ रहा था। वह मुझसे नजरें चुराते हुए तेज गति से वहां चले गए। मैं गजरे की थाली लिए भाभी के कमरे में अंदर पहुंची। ये क्या भाभी, इस तरह क्यों बैठी हो? जल्दी से साड़ी पहन लो और तैयार हो जाओ। तुम्हें देखने आसपास की औरतें आती होंगी। मुझे नहीं पता कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। मालती मेरे लिए दूध लेने गई है, वही आकर मुझे साड़ी पहनाएगी। निधि भाभी का स्वर एकदम सपाट था। अच्छा भाभी, लगता है कि तुम सिर्फ सलवार सूट ही पहनती हो। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। मैं तो कभी कभी घर पर शौक के कारण साड़ी बांध लेती हूँ। बातें करते हुए मैंने उनकी साड़ी बांधी।
फिर बालों को अच्छी तरह पोंछकर हेयर ड्रायर से सुखाकर जूड़ा बना दिया। फिर हेयर पिन से मोगरे का गजरा लगाया और चेहरे का भी पूरा मेकअप कर डाला। सबसे आखिरी में मांग भरने के बाद जब मैंने उनके माथे पर मांग टीका सजाया तो कुछ पलों तक मैं खुद उस अपूर्व सुंदरी को निहारती रह गई। इतनी देर तक मैं उनसे अकेले ही बात करती रही। उनका चेहरा एकदम शांत था। पूरे श्रृंगार के बावजूद कुछ कमी सी लग रही थी। शायद वह कमी थी कि निधि भाभी के चेहरे पर नजर आने वाली वह स्वाभाविक लज्जा, क्योंकि यही तो एक ऐसा आभूषण है जो एक भारतीय दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ऐसा क्यों था मैं तब समझ नहीं पाई थी, लेकिन अगली रात को रिसेप्शन पार्टी के समय इस रहस्य पर से पर्दा हट गया। वह रात शायद नकुल भैया के जीवन की सबसे दुख भरी रात थी। उस दिन मौका मिलने पर जब तक मैं नकुल भैया को निधि भाभी का नाम लेकर चिढ़ाती थी। रात को रिसेप्शन पार्टी पूरे जोर शोर पर थी। दुल्हा दुल्हन को मंडप में बिठाया गया था। लोग गिफ्ट और बुके लेकर जब दुल्हन के पास पहुंचते तो इतनी सुंदर दुल्हन देखकर पलक झपकाना भूल जाते। हम सब खुश थे, पर हमारी खुशी पर जल्दी ही बिजली सी गिर गई। वह पूर्णिमा की रात थी। हर पूर्णिमा को ज्वार भाटे के साथ समंदर का शोर इतना बढ़ जाता था कि चाचा के घर तक साफ सुनाई पड़ता। उस समय ऐसा ही लगा था जैसे अचानक ही शांत समंदर में इस कदर ज्वार भाटा आ गया हो जो हमारे घर के सुख चैन को तबाह और बर्बाद कर डालने पर उतारू हो। मेरे मन में भी शायद समंदर से कम ज्वार भाटे ना थे। अचानक ही दुल्हन बनी निधि भाभी अपने शरीर की हर एक चीज को नोच नोच कर फेंकने लगी। पूरे अहाते में चीखती हुई इधर से उधर दौड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में किया गया। मालती ने दौड़कर कोई दवा भाभी को खिलाई तो वो धीरे धीरे कुर्सी पर बेहोश सी पड़ गई। तब भाभी को उठाकर कमरे में लिटा दिया गया। फिर तो सभी लोगों ने मालती को कटघरे में ला खड़ा किया। उसका चेहरा फक पड़ गया था। उसने डरते हुए और रोते हुए बताया कि पिछले 3 सालों से निधि बेबी को अचानक दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। रोज दवा लेने से वह कुछ ठीक रहती हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश 10-12 दिन तक दवा नहीं दें तो दौरा पड़ जाता है। ये सब जानकर कौन शादी के लिए तैयार होता, इसलिए इस बारे में कुछ ना बताकर यह शादी कर दी गई। मैंने उन्हें बचपन से पाला है, इसलिए मुझे साथ भेज दिया गया ताकि उन्हें समय से दवा खिला सकूं। सबने सोचा कि नियति ने चाहा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। कहकर मालती फूट फूट कर रोने लगी। चाची तो यह सुनकर सकते में आ गई और बेहोश हो गई। मम्मी ने उन्हें संभाला। घर के सभी लोग एकदम गुस्से से भर उठे। इतने बड़े विश्वासघात को कोई कैसे पचा सकता था। तुरंत उनके मायके वालों को फ़ोन कर दिया कि आकर अपनी बेटी को ले जाए। अचानक ही मैं अपराध बोध से भर उठी थी। जिस भैया ने मुझ पर भरोसा करके मेरी स्वीकृति माँ से लड़की देखे बिना शादी कर ली, उसी भैया का जीवन मेरी वजह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। इसकी टीस रह रहकर मेरे मन मस्तिष्क को विषैले दंश से घायल करती रही और मैं अंदर ही अंदर घुटती रही। 2 दिन बाद भाभी के मम्मी पापा आए। हमारे सारे रिश्तेदारों ने उन्हें जितना मुंह उतनी बातें कही। जी भर कर उन्हें लताड़ा फटकारा और वे सिर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। 2 घंटे बाद जब सभी के मन का गुबार निकल गया तो भाभी के पापा सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों का गुस्सा जायज़ है। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे धोखा किया है। हम अपनी बेटी को लेकर अभी चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटी कोई जन्म से ऐसी मानसिक रोगी नहीं थी। उसे इस हाल में पहुँचाने वाला आपका यह बेदर्द समाज है। 5 साल पहले ही एक अमीर घराने के अच्छे पद पर कार्यरत लड़के के साथ हमने निधि का रिश्ता तय किया था। इंगेजमेंट होने तक वे यही कहते कि आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जितना भी चाहे देना चाहे दे सकते हैं। हमारी ओर से कोई भी दबाव नहीं है। फिर शादी के 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा मांग कर बैठे जो किसी भी हालत में हमसे पूरी नहीं हो सकती थी। अंततः हमने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना ठीक समझा, लेकिन वे इसे अपना अपमान समझ बैठे और बदला लेने पर उतारू हो गए। चूँकि वे स्थानीय लोग थे, इसलिए हमारे घर जो भी रिश्ता लेकर आता उससे निधि के कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें करके रिश्ता तोड़ने लगे।
इसके अलावा वे हमारे जान पहचान वालों के बीच भी निधि की खूब बदनामी करने लगे। इन सब बातों से निधि का आत्मविश्वास खोने लगा और वह एकदम गुमसुम हो गई। फिर धीरे धीरे मनोरोगी हो गई। इलाज के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब आप लोग किसी की बातों में नहीं आए तो किसी तरह आपके घर रिश्ता करने में हम सफल हो गए। मन से हम इस साधु को भी मिटा ना सके कि बेटी का घर बसता हुआ देखिए। हम यह भूल ही गए कि धोखा देकर न आज तक किसी का भला हुआ है और ना होगा। हो सके तो हमें क्षमा कीजिए। आप लोगों का जो अपमान हुआ और दिल को जो ठेस पहुंची उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोगों का जितना भी खर्च हुआ है वह मैं सब वापस लौटाने को तैयार हूँ। बस हमें माफ़ कर दीजिए। फिर वह मालती से बोले, जाओ मालती, निधि बेटी को ले आओ। ये सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। तभी जाती हुई मालती को रोकते हुए नकुल भैया बोले, ठहरो मालती, निधि कहीं नहीं जाएगी। ये सही है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया और हम सबको ठेस पहुंचाई। इसके लिए इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए और यह सज़ा होगी कि आज के बाद इनसे हमारा कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन इसमें निधि की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक दशा तो ऐसी है ही नहीं कि वह इन बातों को समझ सके। लेकिन मैंने तो अपने पूरे होशो हवास में दिल से उसे पत्नी स्वीकारा है। अग्नि को साक्षी मानकर दुख सुख में साथ निभाने का वादा किया है। कहते हैं जन्म, शादी और मृत्यु सब पहले से तय होते हैं। अगर ऐसा है तो यही सही। निधि जैसी भी है, अब मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपने सभी रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे मेरे जीवन पथ से विचलित ना करे, क्योंकि मेरा फैसला अटल है। नकुल भैया के स्वभाव से हम सब वाकिफ थे। वे जो कहते उसे बुरा करने में कोई कसर ना छोड़ते। इसीलिए एकाएक ही मानो सभी को सांप सूंघ गया। निधि भाभी के मम्मी पापा नकुल भैया को लाखों आशीर्वाद देते हुए चले गए। बाकी वहाँ मौजूद सभी नाते रिश्तेदारों में से किसी ने नकुल भैया को सनकी, बेवकूफ़ और पागल आदि विशेषणों से विभूषित किया और धीरे धीरे चलते बने। आजकल किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि किसी की व्यक्तिगत बातों और समस्याओं में अपना कीमती समय गंवाए। भाभी के आने के बाद मैं बहुत मौज मस्ती करने की योजना मन ही बना चुकी थी, पर अब तो सब मन ही रह गया था। तीसरे दिन अपने मम्मी पापा के साथ ही मैंने वापस घर लौटने का मन बना लिया। दुखी मन से मैं पुणे लौट आई। आने से पहले चुपके से एक रुमाल में सोने की चैन और कानों के टॉप्स मालती को दे आई कि मेरे जाने के बाद नकुल भैया को दे देना। अब उनकी ज़िंदगी में बाहर आई ही नहीं तो मैं कैसे उस गिफ्ट को कबूल कर सकती थी। नकुल भैया के साथ हुए हादसे को चाची झेल नहीं पाई और साल भर के अंदर ही उनका निधन हो गया। चाची के गम को हम अभी भुला ही नहीं पाए थे कि एक दिन किसी बीमारी की वजह से मालती भी हमें छोड़कर चली गई। बिना किसी औरत के सहारे के नकुल भैया के लिए निधि भाभी को संभालना बहुत ही कठिनाई होने लगी थी। इसलिए नकुल भैया ने कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र पुणे ही करा लिया ताकि मैं और मम्मी उनकी देखभाल कर सके। घर भी उन्होंने हमारे घर के पास ही ले लिया था। वहाँ आकर मेरी मदद से घर व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहले वह निधि भाभी को अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मैं भी साथ थी। डॉक्टर ने पहले एकांत में नकुल भैया से भाभी की पूरी केस हिस्ट्री सुनी। फिर जांच करने के बाद कहा कि उन्हें डिप्रेसिव साइकोसिस हो गया है। ज़्यादा टेंशन की वजह से ऐसा हो जाता है। इसमें रोगी जब तक क्रोनिक अवस्था में रहता है तो किसी को जल्दी पता नहीं चल पाता कि अमुक आदमी को कोई बीमारी भी है। लेकिन 10 से ज़्यादा दिन वह अगर दवा ना ले तो फिर उसकी बीमारी की परिणति एक्यूट अवस्था में हो जाती है, जिसमें रोगी को कुछ होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। अपने बाल और कपड़े आदि नोचने फाड़ने जैसी हरकतें करने लगता है। डॉक्टर ने आगे बताया कि एक बार अगर यह बीमारी किसी को हो जाए तो उसे एकदम जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जीवन भर रोजाना इस बीमारी की दवा की एक गोली लेने से सामान्य जीवन जिया जा सकता है। दवा के साथ ही साथ साइकोथेरेपी से मरीज में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है और यह सिर्फ उसके परिवार वाले ही कर सकते हैं। मरीज के साथ प्यार भरा व्यवहार रखने के साथ साथ
बातों और अन्य तरीकों से घरवाले उसका खोया आत्मविश्वास फिर से लौटा सकते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार हमने भाभी का इलाज शुरू कर दिया। मम्मी तो अपने घर के काम में ही बिजी रहती थी, इसलिए भैया की अनुपस्थिति में भाभी के साथ रहने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भैया और मैं बातों बातों में हमेशा उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती कि वे बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं और हर एक काम अच्छी तरह कर सकती हैं। शुरू में वह नानुकुर करती थी, फिर धीरे धीरे मेरे साथ खुल गई। हम तीनों मिलकर कभी कैरम खेलते, कभी बाहर घूमने चले जाते, कभी टीवी देखते। लगातार कोशिश से 6 महीने के अंदर ही निधि भाभी में इतना बदलाव आ गया कि वे हंसने मुस्कुराने लगी, लोगों से बातें करने लगी और पास के मार्केट तक अकेली जाकर सब्जी और बाकी सामान भी खरीद कर लाने लगी। दूसरे लोग उन्हें देखकर किसी भी तरह असामान्य नहीं कह सकते थे। यूं कहे कि वह काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इस बीच न तो चाचा और न ही अर्जुन भैया कभी हालचाल पूछने आए, पर सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए हमने खास ध्यान नहीं दिया। इसके 6 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल इंदौर चली गई। ससुराल आकर धीरे धीरे मेरे दिमाग से नकुल भैया की यादें पीछे छूटने लगी, क्योंकि अभय के अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे होने के कारण वृद्ध सास ससुर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उन्हें छोड़कर मेरा शहर से बाहर जाना मुश्किल था। मेरे ससुराल जाने के 3 महीने बाद ही पापा ने एक दिन फ़ोन किया कि अच्छी जॉब मिलने के कारण नकुल भैया निधि भाभी के साथ दुबई चले गए हैं। फिर तो नकुल भैया मेरे जहन में एक भूली हुई कहानी बनकर रह गए थे। अचानक किसी की हाथ की थपथपाहट मैंने अपने गाल पर महसूस की तो सहसा चौंक पड़ी और सामने अभय को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कहाँ खो गई डार्लिंग? कल तुम्हारे प्यारे नकुल भैया पधार रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी नहीं करनी है? अभय बोले। वह नकुल भैया के प्रति मेरे लगाव को अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, तो आपको पता था कि फ़ोन नकुल भैया का था? हाँ भाई, पता तो है, आखिर वे हमारे साले साहब जो हैं। फिर मैंने ही तो उनसे पहले बात की थी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैं नहा धोकर नकुल भैया की मनपसंद शाही पनीर और गाजर का हलवा बनाकर रख दिया। लच्छा पराठा का आटा भी गूंद कर रख दिया ताकि उनके आने के बाद जल्दी से गर्मा गर्म पराठे सेक सकूं। अभय उठकर तैयार हो गए और बच्चे भी तैयार होने लगे थे। संडे होने की वजह से उन्हें स्कूल तो जाना नहीं था। कोई गाड़ी घर के बाहर से गुजरती तो मैं झाँक कर देखने लगती। अभय मेरी व्याकुलता देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर जब तंग आकर मैंने देखना छोड़ दिया तो अचानक 9:45 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने सदाबहार मुस्कान लिए नकुल भैया सूटकेस के साथ खड़े थे। वह तो वैसे ही थे, बस शरीर पहले की अपेक्षा कुछ भर गया था और मूछें भी रख ली थी। उनसे पहली बार मिलने के कारण बच्चे नमस्ते करने के बाद कुछ सकुचाए से खड़े रहे। नकुल भैया ने घुटनों के बल बैठते हुए अपनी बाहें पसार कर जब उन्हें अपने पास बुलाया तो दोनों बच्चे उनके गले लग गए। मैं भैया को प्रणाम करने के बाद दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि वे बोले, अरे ये क्या, अपनी भाभी और भतीजे को अंदर नहीं आने दोगी? मैं हक्की बक्की सी उनका मुंह ताकने लगी, क्योंकि उन्होंने भाभी और भतीजे के बारे में फ़ोन पर कुछ कहा ही नहीं था। तभी निधि भाभी ने अपनी 5 वर्षीय बेटे के साथ कमरे में प्रवेश किया। कुछ पलक तक तो मैं कमर से भी नीचे तक चोटी वाली सुंदर भाभी को देखकर ठगी सी खड़ी रह गई। फिर खुशी के अतिरिक्त में उनके गले लग गई। सभी का एक दूसरे से मिलने मिलाने का सिलसिला ख़त्म होने और थोड़ी देर बात करने के बाद भाभी नहाने चली गई। फिर नाश्ते के बाद बच्चे खेलने में बिजी हो गए। अभय तथा नकुल भैया अपने कामकाज के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद जब मैं दोपहर के भोजन की तैयारी करने किचन में गई तो मेरे मना करने के बावजूद निधि भाभी का काम में हाथ बटाने आ गई। सधे हाथों से सब्जी काटती हुई और दुबई में बिताए दिनों के बारे में बताती जा रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकारा कि अगर नकुल भैया जैसा पति और मेरी जैसी ननद उन्हें नहीं मिलती तो शायद वह कभी ठीक ही नहीं हो पाती। निधि भाभी को इस रूप में देखकर मेरा अपराध बोध स्वतः ही खत्म हो गया था। दोपहर के भोजन के बाद भाभी ने कुछ देर लेटना चाहा। अभय अपने ऑफिस के कुछ पेंडिंग काम निपटाने चले गए।
बच्चे टीवी पर कार्टून फिल्म देखने में खो गए तो मुझे नकुल भैया से एकांत में बातें करने का मौका मिल गया। बहुत से सवाल मेरे दिमाग पर उमड़ घुमड़ रहे थे जिनका उत्तर सिर्फ नकुल भैया ही दे सकते थे। आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर बैठती हुई मैं बोली, अब मुझे सब कुछ जल्दी बताइए कि मेरी शादी के बाद क्या हुआ। मैं सब कुछ जानने को बेताब हूँ। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। भैया ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, नीरू, तुम्हारी शादी के बाद कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ जो बताया जा सके। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी शादी से पहले ही हुआ था। लेकिन आज तक मैं तुम्हें यह नहीं बता सका कि मुंबई से पुणे ट्रांसफ़र मैंने सिर्फ निधि के लिए नहीं करवाया था, बल्कि इसकी और भी वजह थी। मैं आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगी कि अब और किस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। मैंने पूछा, और क्या वजह थी? माँ के बाद मालती किस तरह सब संभाले हुए थी, लेकिन उसके गुजरने के बाद तो मेरे लिए जैसे मुसीबतों के कई दरवाजे एक साथ खुल गए। एक दिन निधि ने मुझे बताया कि अर्जुन ने आज जबरन उसे पकड़ना चाहा। जब निधि ने उससे कहा कि वह उनसे कह देगी, तो माफ़ी मांगते हुए अर्जुन ने कहा कि यह बात भैया को नहीं बताना, फिर कभी वह ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना भाई भी ऐसी हरकत कर सकता है। पापा को मैं इस बात की भनक भी नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए 2-4 दिन की छुट्टी लेकर दौड़ धूप कर मैंने हॉस्टल में अर्जुन के रहने का इंतज़ाम कर दिया। पापा के पूछने पर मैंने कह दिया कि हमारे घर का माहौल अर्जुन की पढ़ाई के लिए सही नहीं है। वह कुछ पूछे बिना ही हॉस्टल चला गया क्योंकि उसके मन में चोट था। नीरू, आगे क्या बताऊं? बात यहीं तक रहती तो ठीक थी, पर समय भी शायद कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है कि अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मेरी तो कहते हुए ही जुबान लड़खड़ा रही है, पर लोगों को ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आती। कामांध मनुष्य रिश्तों की गरिमा तक को ताक पर रख देता है। उसके सामने जायज़ नाजायज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। एक दिन ऑफिस से लौटा तो अपने कमरे में घुसते ही क्या देखता हूँ कि निधि गहरी नींद में बिस्तर पर सोई पड़ी है, क्योंकि तब उसकी दवाओं में नींद की गोलियां भी हुआ करती थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। सलवार के एक पैर का पायचा घुटने तक सिमट आया था और उसके पैर को पापा की उंगलियां जिस बेशर्मी से सहला रही थी, वह दृश्य देखना मेरे लिए असहाय था। मेरे कानों में सीटियां सी बजने लगी और मेरा मन एकदम से गुस्से से भर उठा। किसी तरह खुद को संयुक्त कर मैं यह सोचकर वापस दरवाजे की ओर मुड़ गया और पापा को आवाज़ देता हुआ अंदर आया, जिससे हम दोनों ही शर्मिंदा होने से बच जाए। जब मैं दोबारा अंदर गया तो पापा निधि को चादर उड़ा रहे थे। मेरी ओर देखते हुए बोले, अभी अभी सोई है बहू। फिर वह कमरे से बाहर निकल गए। इन हालात में तुम ही कहो मैं कैसे वहाँ रह सकता था, इसलिए मुझे पुणे ट्रांसफ़र कराना पड़ा। विश्वास नहीं होता कि चाचा ने ऐसा किया। चाची के न रहने से शायद परिस्थितियों ने उनकी बुद्धि ही हर ली थी। जो बेटे की पत्नी को उन्होंने गलत नज़र से देखा, कहकर शायद मैं खुद को ही झूठा दिलासा देने लगी। भैया आगे बोले, रिश्तों का पतन मैं अपनी आंखों से देख चुका था। जब रक्षक ही भक्षक बनने पर उतारू हो जाए तो वहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इत्तेफाकन जल्दी ही मुझे दुबई में एक अच्छी जॉब मिल गई तो मैं निधि को लेकर हमेशा के लिए उस घर और घर के लोगों को अलविदा कह आया, ताकि दुनिया के सामने रिश्तों का झूठा पर्दा पड़ा रहे। जब मुझे विश्वास हो गया कि दवा लेने हुए निधि स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकती है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर हमने अपना परिवार आगे बढ़ाने का विचार किया। जब मुझे भारत की याद सताने लगी तो इंटरनेट के जरिए मैंने जॉब की तलाश जारी कर दी। इत्तेफाक से मुझे मनचाही जॉब पुणे में ही मिल गई तो मैं चला आया और सबसे पहले तुमसे मिला। अब और किसी से मिलने की चाह भी नहीं है, कहकर नकुल भैया चुप हो गए। वह 3 दिन रहकर पास ही थोड़ी दूर पर स्थित अपने नए घर में चले गए। मैं बहुत खुश थी कि अब फिर हमेशा की तरह नकुल भैया से मिलना हो पाएगा। मेरे दिल से मानो एक बोझ उतर गया था, क्योंकि हो ना हो मेरी ही वजह से पतझड़ में तब्दील हो गए मेरे प्यारे और आदरणीय नकुल भैया के जीवन में आखिर खुशियाँ लौट ही आई। अपने घर जाते जाते निधि भाभी ने मेरे हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमा दिया। बाद में उसे मैंने खोला तो उसमें
उनकी शादी के समय मुझे दी गई सोने की चैन और कानों के टॉप्स के साथ एक सुंदर से कंगन के जोड़ी थे, जिन्हें प्यार से मैंने चूम लिया और मेरे आंखों के कोरे खुशी से गीले हो गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।